प्यारे बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान का दूसरा पाठ भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जो पहला पाठ फिजिक्स का आपको पढ़ाया गया है वो था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसके तहत आपने समतल दर्पण पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, क्या होता है, परावर्तन के नियम पढ़े। अब यहाँ पे बात की जाएगी गोलीय दर्पण की। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा दर्पण जिसका शेप कुछ हद तक गोलीय हो। तो कई तरह के होते हैं दर्पण, ये पहले देख लेते हैं हम गोलीय दर्पण क्या है। तो किसी भी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो जब कोई कांच का खोखला गोला होता है उसको बीच से काट लेते हैं और काटने के बाद में उसके एक सिरे पर पॉलिश करते हैं तथा दूसरा जो तल होता है वो चिकना होता है, अर्थात परावर्तक होता है। तो ये इसकी डिफिनीशन निकल के आई कि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये दर्पण कई तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तलावतल, उभयावतल, बहुत सारे तरह के होते हैं। मगर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 प्रकार के गोलीय दर्पण हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। देखिए, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। अब परावर्तक तल जो होता है चिकना वाला, उससे लेते हैं इसकी परिभाषा को कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अर्थात चिकना तल उभरा हुआ होता है तथा धसे हुए तल पर पॉलिश होती है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, उभरा हुआ तल परावर्तक होता है तथा धसे हुए तल पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट अवतल दर्पण जिसका धसा हुआ तल परावर्तक होता है तथा उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये उभरे हुए तल पर पॉलिश है और ये धसा हुआ तल परावर्तक है। तो ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब अगर इस तरीके से है अर्थात धसे हुए तल पर पॉलिश है और ये उभरा हुआ तल परावर्तक है तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसको किधर को भी बना सकते हैं, भाई शीशा है, किधर को घुमा दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए आप, तब भी वही बात है, और इसको चाहे आप ऐसे घुमा दीजिए तब भी वही बात है। यानी अगर उभरा तल परावर्तक है तो उत्तल दर्पण, अगर धसा हुआ तल परावर्तक है तो अवतल दर्पण। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो दिखाया जा रहा है ये पॉलिश है, ये पॉलिश है, और ये जो तल दिखाया जा रहा है ये परावर्तक तल है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। अब जरा इनको देखते हैं कि कैसे ये बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई खोखला कांच का गोला है, ठीक, इसको आप बीच से काट दीजिए इस तरीके से। 2 पृष्ठ निकल के आ गए आपके सामने, एक पृष्ठ ये वाला निकल के आ गया और एक पृष्ठ ये वाला निकल के आ गया। अब देखिए, अगर इसके उभरे तल पर पॉलिश आप कर देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और अगर इसके धसे हुए तल पर पॉलिश कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये बात हो गई दर्पण की कि कैसे बनाए जाते हैं, उसकी बात हो गई।
अब इसके बाद में इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। हम पहले उन परिभाषाओं को देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि इन दर्पणों से कैसे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मैं आपको साथ में मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपके नोट्स तैयार होते जाएं। तो मैं हट रहा हूँ यहाँ से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो बच्चों, कुछ दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर इनको आप नहीं जानेंगे तो आगे चल कर के इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हों या थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई भी आपको चीज़ें सिद्ध करनी हो, आप कर नहीं पाएंगे उनको। इसलिए इनकी परिभाषाओं को सबसे पहले आप इसकी थ्योरी जान लीजिए, मैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ के आपको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे कि ये चीज़ें कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से व्यक्त की जाती हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है दर्पण का ध्रुव। सबसे पहली जो परिभाषा होगी वो ध्रुव की परिभाषा होगी कि दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर मुख्य अक्ष गुजरता है। फिर से देखिए, दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण, उसके मध्य में एक बिंदु होता है जहाँ से होकर के मुख्य अक्ष गुजरता है। अभी हम चित्र के माध्यम से इसको समझाएंगे। तो वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको हम P से डोनेट करते हैं, P से व्यक्त किया जाता है उस ध्रुव को, कैपिटल P से। दूसरा होता है मुख्य अक्ष। देखिएगा, दूसरा होता है मुख्य अक्ष। अभी मुख्य अक्ष की बात हुई थी, उसके बारे में भी जान लें हम लोग कि मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण का वो क्या होता है। तो दो गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, यानी जो गोलीय दर्पण होगा उसका जो ध्रुव होगा उससे होकर गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दूसरी चीज क्लियर हो गई, ध्रुव क्लियर हो गया और मुख्य अक्ष क्लियर हो गया। तीसरा होता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। इसको जान लीजिए, वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट के बनाया जाता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखिए, हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो खोखले गोले को काट के कांच के बनाए जाते हैं। तो खोखला गोला अगर होगा तो गोले की कोई त्रिज्या भी होगी, तो वो त्रिज्या जो होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जो उसका गोले का केंद्र होगा वो दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र को कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है। जो फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट के बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से तथा वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त किया जाता है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई आपकी। ध्रुव क्लियर हुआ, मुख्य अक्ष क्लियर हुआ, वक्रता केंद्र। अब लास्ट है फोकस तथा फोकस दूरी। ये भी चीज जान लीजिए कि किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है या फोकस बिंदु कहलाता है। और उस फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। देखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, इस टर्म को अभी आगे क्लियर किया जाएगा कि प्रतीत होती हैं इसका क्या मतलब है, अभी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और उसको F, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और P से,
F तक के बीच की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से व्यक्त किया जाता है। तो ये परिभाषाएं हो गई। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चित्रों के माध्यम से बताता हूँ। तो ये चित्रों के माध्यम से अभी जो परिभाषाएं आपने लिखी थी उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स जो है वो जड़ है साइंस की, आप समझ लीजिए। अगर आपको इसके बाद भी कंटिन्यू साइंस साइड जारी रखना है तो क्लियर कट आप इन चीज़ों को देखते रहिए, और जो भी चीज़ें दिक्कत करें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछते रहिए। तो देखिए, बताया था हमने कि जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस खोखले गोले को काट के बनाया जाता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिए, ये जो है गोला, मान लीजिए इसको यहाँ से कट कर दिया गया, मान लेते हैं यहाँ से इसको कट कर दिया गया, तो ये जो केंद्र है इसका, ये वक्रता केंद्र हो गया। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो दूरी हो गई ये r हो गई, त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या, ये यहाँ पे दर्शाई जा रही है। तो ये जो केंद्र है ये पूरे, अगर हम इसको गोले को पूरा कर दें तो उस गोले का केंद्र है। और ये भी चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए कि जितनी भी दूरी हैं, दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो यहीं से नापी जाएंगी। दर्पण में ध्रुव से नापी जाएगी, जितनी भी दूरियां होंगी सभी ध्रुव से नापी जाएंगी। तो ये केंद्र हो गया, जिस गोले से बना था उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। ये जो इसकी दूरी हुई ध्रुव P से, वो हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक। अब देखिए ध्रुव क्या है, ये भी हमने लिखा है। तो दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु, ये जो दर्पण है इसके मध्य में स्थित वह बिंदु जहां से होके मुख्य अक्ष गुजरता है, क्षैतिज है ये मुख्य अक्ष, वो हो जाता है उस गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो ये ध्रुव है, मध्य में है दर्पण के, और यहाँ से मुख्य अक्ष होकर के गुजर रहा है। अब बात करें मुख्य अक्ष की, तो वह क्षैतिज रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र, जिस खोखले गोले को काट के बनाया जाता है उसका जो केंद्र होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाता है। उस गोले की त्रिज्या जो है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है। क्लियर। अब बचा देखिए फोकस और फोकस दूरी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे ध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, भाई ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित होने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। अभी मैं अगले चित्र में बता रहा हूं कि गुजरती हुई प्रतीत होती हैं क्या मतलब होता है। वो दर्पण का फोकस बिंदु या फोकस F कहलाता है। तो ये हो गया, ये जो बिंदु है ये हो गया इस अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, और इस फोकस बिंदु से P के बीच की दूरी जो है वो हो गई दर्पण की फोकस दूरी। तो ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण था। ये कौन सा था? अवतल दर्पण था। तो अवतल दर्पण में F और C दोनों ही दर्पण के सामने होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि किसी भी अवतल दर्पण में दर्पण का फोकस बिंदु और दर्पण का वक्रता केंद्र F और C दोनों ही दर्पण के सामने होते हैं। तो ये अवतल दर्पण की बात हो गई। अब चलते हैं उत्तल दर्पण पे। तो ये है उत्तल दर्पण, इसकी बात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई। अब परावर्तन चूंकि हो रहा है तो अंदर तो जाएगी नहीं, उसी माध्यम में वापस लौटेगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और इधर चली गई। अब देखिए ये वास्तव में तो नहीं गुजर रही है कहीं से मुख्य अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु से, तो इसको पीछे बढ़ाएं। इस जो परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाते हैं।
और पीछे बढ़ाने पर जहां पर भी वो मुख्य अक्ष को काटती है उसको हम कहते हैं उस उत्तल दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु। और यहां से F से P के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, स्मॉल f। तो ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ध्रुव से फोकस बिंदु से होकर के गुजर नहीं रही है बल्कि गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु को कहा जाता है कि गुजरती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आई और इधर निकल गई तो इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो समझ गए आप कि ये कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब इनके बीच में एक संबंध होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है, किसके किसके बीच में, इसके R और F के बीच में, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच में। तो F बराबर होता है R/2। एक सूत्र ये निकल के आया कि फोकस दूरी R जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको कह सकते हैं कि R बराबर 2F, या कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो बच्चों ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम प्रतिबिंब का बनना आपको बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बड़ा गौर से देखिएगा इसको। देखिए बच्चों, ये जो गोलीय दर्पण होते हैं इन पर जो किरणें आपतित होती हैं इनके भी कुछ नियम होते हैं। तो वैसे 4 तरह की किरणें आपतित होती हैं मगर मेन 3 हैं, वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें, इधर देखिए और इधर देखिए, 3 चित्र 1 2 3 ये बने हुए हैं उत्तल दर्पण के, 1 2 3 ये बने हुए हैं अवतल दर्पण के। तो तीनों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको थोड़ा सा देखिए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये हो गए अवतल के। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ जिससे पता चले। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये हो गए उत्तल के। देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, यानी ये गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती। कैसे? देखिए ये इधर आई इधर चली गई तो ये फोकस तक गई ही नहीं। जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तब ये फोकस से होकर निकली। तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती हैं। उत्तल में क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम क्लियर। दूसरा देखिए, फोकस से होकर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसका उल्टा देखिए, ये 2 नंबर है कि ये फोकस से होकर आपतित हो रही हैं, दर्पण पर फोकस से होकर आपतित हो रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इधर देखिए 2 नंबर में, यहाँ पे क्या है कि जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के जो आपतित किरण है वो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरणें
उत्तल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए कि वक्रता केंद्र से होकर के, तीसरा जो नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली या आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। तो नंबर 3 देखिए, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, यहाँ पे इससे होकर गुजरती है किरण और यहाँ पर आके उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसमें देखिए 3 नंबर उत्तल दर्पण में कि यहाँ पर दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। तो ये 3 हैं नियम, यहाँ किरणों के नियम ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे तीनों के डायग्राम बने हुए हैं। अवतल उत्तल में हमने पेन चेंज करके उनको दर्शा भी दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। एक आध आज मैं बता दूंगा, शेष जो बचेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए, प्रतिबिंब की कंडीशन में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे हम लोग। पहले अवतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे। तो वस्तु की स्थिति के आधार पर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे वस्तु की स्थिति होती है उसी प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति होती है और धीरे धीरे करके वो बदल जाती है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत यानी बहुत दूर स्थित हो। तो बहुत दूर स्थित किरणों प्रतिबिंब से हम किरणें और कोई नहीं डाल सकते, सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें दर्शाई गई हैं, देखिएगा। तो ये देखिए अवतल दर्पण है, यहाँ पर फोकस पर प्रतिबिंब हमें दर्शाना है तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें डाली हैं, एक ये किरण डाली है और एक ये किरण डाली है। तो चाहे इस मुख्य अक्ष से ऊपर आपतित हो या नीचे आपतित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो निकलेगी फोकस से ही होकर के। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और फोकस से होकर निकल गई। देखिएगा फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, फोकस से होकर निकल गई। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, फोकस से होकर निकल गई। अब हम ये देखेंगे कि परावर्तित किरणें दोनों कहाँ पे मिल रही हैं। तो देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है यहाँ पे, ये जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं। और कौन से बिंदु पर मिल रही हैं? फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा? वहीं पे जहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिल रही होंगी या मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। तो फोकस पर हैं। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे कोई बड़ा नहीं दिख रहा है, प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा, छोटा होगा वस्तु से, क्योंकि अनंत से आ रही है, वस्तु बड़ी होगी, सीधी सी बात है। नहीं तो छोटी होती तो यहाँ तक किरणें नहीं आती। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे हम। प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर, पहली चीज देखिए, दर्पण के फोकस पर बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। अब बात यह है कि उल्टा कैसे जान लिया जब बिंदु के आकार का था? तो भैया जो भी अवतल दर्पण से आप प्रतिबिंब बनवाएंगे वो उल्टे बनेंगे, इसलिए हमने जान लिया कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं वो उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होंगे वो सीधे बनेंगे, वो आगे जब उनकी स्थिति आएगी तब उसको बता दिया जाएगा। फिर से एक बार इसको समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई, फोकस से निकली, ये किरण आई, फोकस से निकली, दोनों परावर्तित किरणें फोकस पर मिली, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, पहली चीज। अब वस्तु को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो, तो ये वक्रता केंद्र C है जिसमें भी था, तो इसके मध्य अगर स्थित है, यानी अनंत, या कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर स्थित हो, ये भी कह सकते हैं। तब देखिए क्या होगा, ये हमने दर्शाया है वस्तु, वस्तु है हमारी AB।
दो किरणें डालनी होगी हमें, यहाँ पे 3 किरणें हमने आपको बताई हैं। 2 किरणें आप डालेंगे, कोई सी भी जो आपस में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने डाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकली फोकस से, ये फोकस बिंदु था, इससे होकर के ये निकली। दूसरी हमने डाली वक्रता केंद्र से, जो उसी मार्ग पे वापस लौट गई। अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं किरणों के नियम। दोनों कहाँ पे मिली? इस बिंदु पे, हमने वहाँ पे प्रतिबिंब बना दिया। तो हेड जो इसका था वहाँ ए था, तो यहाँ हमने प्रतिबिंब का हेड दिखा दिया ए डैश। इसका टेल जो था वो नीचे बी था, हमने यहाँ बी डैश दिखा दिया। तो 2 किरणें हमने कौन सी डाली, फिर से एक बार समझें कि एक किरण है मुख्य अक्ष के समांतर गई जो फोकस से निकली, दूसरी वक्रता केंद्र से गई जो उसी मार्ग पे वापस लौट गई। यहाँ पे बिंदु A1 पे मिली दोनों, यहाँ से प्रतिबिंब बन गया मुख्य अक्ष के पास A डैश B डैश। अब रिजल्ट हम लिखेंगे। देखिए प्रतिबिंब स्थित कहाँ है? C और F के मध्य में स्थित है, C और F के मध्य में। तो प्रतिबिंब C तथा F के मध्य, या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य। उल्टा है, दिख रहा है उल्टा है, इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है और वस्तु से छोटा है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनाए जाएंगे और अगली जो स्थिति होगी वो वस्तु को और आगे ले जाएंगे। यहाँ C पे होगी, फिर C और F के बीच में होगी, फिर F पे होगी, फिर F और P के बीच में होगी। इतनी स्थितियों में हम इसके प्रतिबिंब बनाना देखेंगे और उसके बाद में हम फिर देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था, आप लोगों को भी दिक्कत होगी उसको देखने में, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।